साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जिस तरह से हमारे किसान साथी खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कोई कमी ना हो, ठीक उसी प्रकार किसानों के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि किसानों को जानकारी का अभाव ना हो। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों, आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कीटों के प्रकोप के कारण कई बार किसानों को फसलों का काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में कीटों से फसलों को कैसे बचाएं, इस बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस दुबे ने कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को कुछ खेती से संबंधित खास बातों पर ध्यान देने के लिए जोर डालूंगा, जिससे आपके उपज की उचित मूल्य मिलेगा और साथ ही साथ जो है आने वाले सीजन में अगले साल जो है कम रोग और कीटों का संक्रमण आपकी फसलों में होगा। जहाँ तक अभी बहुत से फसलों की कटाई का समय आ गया है, जैसे गेहूं है और चना है, मटर है, तो किसान भाई ये ध्यान दें कि कटाई के बाद खेत जो दाने हैं अच्छी तरह से सुखा के रखें, उसमें नमी का प्रतिशत न रहे। जब नमी रहेगी तो भंडारण के समय उसमें कीट और रोगों का प्रकोप होगा जो है। दूसरी बात, अगर वह अपने फसल उत्पाद से बीज के लिए रखना चाहते हैं तो वो खास करके उस प्रक्षेत्र से कटाई के उपरांत बीज के लिए दानों को रखें जिसमें रोग और कीड़ों का संक्रमण न हुआ हो। दूसरी बात ध्यान देना, इस समय सब्जी की फसल जैसे आपकी भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, तोरिया है, आप फ्रेंच बीन है, लत्तर वाली फसलें हैं, ये खेतों में लगी होंगी। तो किसान भाई उसमें भी ध्यान दें कि जब भी उनको तुड़ाव करना हो फसलों का, उससे 10 दिन से लगभग पहले ही दवा का छिड़काव करें। किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव करने के बाद 10 दिन तक वो तुड़ाव न करें। उससे क्या होता है कि उनके फसलों में विषाक्तता बन जाती है और अगर वो बाज़ार में उसका भाव कम मिलता है। और साथ ही साथ वो अगर वो दाने वाली फसलें हैं जैसे राजमा है और या गेहूं है, उसमें भी कटाई के कम से कम 25 दिन पहले वो किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव न करें, नहीं तो उन दवा के अवशेष पाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और राष्ट्रीय बाज़ार में उनके उत्पाद की गुणवत्ता घट जाती है और उनको उचित लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ वो भी ध्यान दें कि अभी अगले सीजन में खरीफ की ऋतु स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है, तो वो खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। गर्मी में वो एक अभी बारिश हो रही है, गर्मी में एक जुताई कर दें मिट्टी की, और वो खेतों के मेड़ों पर आसपास जो खरपतवारों को नष्ट करते रहें, क्योंकि इन्हीं खरपतवारों में रोग और कीटों को पनपने की संभावना होती है। जब वो खरीफ में अपनी प्रमुख फसलों को लगाते हैं तो उससे इनका संक्रमण होता है। तो इस कुछ बातों को ध्यान रखें और जहाँ तक संभव हो रासायनिक दवा का प्रयोग न करें। जैविक प्रबंधन से रोग और कीटों के प्रबंधन की बात करें और वो इसके लिए जो है अपने निकटतम
कृषि विज्ञान केंद्रों और जो ICR संस्थानों या जो है कोई भी कृषि विश्वविद्यालय है उससे संपर्क करके वो सलाह ले सकते हैं जब भी कोई उनकी समस्या खेतों में कीटों और रोगों की हो, और वो आप सलाह ले सकते हैं वहाँ से। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे सेगमेंट विज्ञान और किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और इसके साथ ही पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार, विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्री एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दशकों में तेजी से शहरीकरण होने के बावजूद अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में रहती है। शहरों में रहने वाले भी किसी न किसी तरह गांवों से जुड़े हुए हैं। गांवों के विकास से ही देश की समग्र प्रगति हो सकती है। पंचायतें न केवल सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने का माध्यम है, बल्कि नए नेताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने का स्थान भी है। एक पंचायत की सर्वोत्तम प्रथाओं को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांवों का तेजी से विकास कर सकते हैं और उन्हें समृद्ध बना सकते हैं। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कहा, गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांवों का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव न बढ़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है
लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है। इस संदर्भ में मैं गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2001 के बजट में शुरू की गई समरस ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहूँगी, जिसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कृत करने का प्रावधान था जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिना चुनाव के किया है। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। संविधान की 11वें अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यकारी विषयों पर पंचायत को कार्य करने की शक्ति दी गई। इन विषयों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं अन्य हिताधिकारियों के बीच बेहतर कन्वर्जेंस और उनके साझा प्रयास आवश्यक है। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा, आज आजादी के 75वें वर्ष अमृतकाल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं, उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है
कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। महोदय, इन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है और हमने भी कुछ जिम्मेदारियां ली है। 30 साल यह माहौल बनाने की कोशिश की कि पंचायती राज व्यवस्था, जो कभी हमारे पूर्वजों ने ग्राम स्वराज की कल्पना देखी थी, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वाइब्रेंट पंचायत हो। आज मैं इस लक्ष्य के लिए प्राप्ति की ओर किए गए मेहनत को अवार्ड के रूप में पहचान करके आपके हाथों से देने का काम की जाएगी। मैं इसके लिए अपनी टीम, जिसने पैरामीटर को बदलने का काम किया कि देश कैसे आज कार्बन न्यूट्रल हो, वाटर सफिशिएंट हो, कैसे शिक्षा युक्त हो, रोजगार युक्त हो, इस ढंग से हमने पूरी टीम को भी धन्यवाद देने का काम करता हूं। एक और आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि पहले टोटल 2.68 लाख पंचायतों में से 10 से 20% ही भागीदार होते थे। आज 90% से अब पंचायतों ने आज अपने आप को भागीदारी ली है। इस अवार्ड में संबंधित लाइन मंत्रालयों ने उपलब्धि की जांच की, ब्लॉक से लेकर के केंद्र तक, तब उनको चिन्हित किया गया, उनको पहचान उनका बना, उनको आज अवार्ड मिल रहा है। लेकिन मैं लाइन मंत्रालय के अधिकारियों से कहूंगा और राज्य के मंत्रियों से कहूंगा कि आप सारे मंत्रियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ सेंटर से लेकर राज्य में मीटिंग हो और सैचुरेशन मोड में उस पंचायत को ले जाया जाए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो वहां पूरा दिया जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में है तो वहां भी सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम केंद्र से लेकर राज्य के लाइन मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है। महोदय, मैं एक आपसे आपके माध्यम से, आपके उपस्थिति में मैं आज कहूंगा कि आज देश में जम्मू कश्मीर सबसे कम उम्र का पंचायती राज व्यवस्था का पिछले वर्ष वहां चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कार्बन न्यूट्रल गांव। आज जम्मू कश्मीर ने केवल 29 विभाग नहीं दिया, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये कंपटीशन की भावना जगी है कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत कैसे हो। ये एक मैं उनको धन्यवाद देने का काम करता हूं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत तभी सफल होगी जब उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले, और इसके लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। आइए विस्तार से जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं ई-नैम के बारे में। केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी कर सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहाँ 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए आज जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जानकारियों से भरपूर कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।